गुड फ्राइडे पर प्रभु यीशु का आशीर्वाद सभी पर बरसे। स्वागत है आपका अपना जिला के इस पोर्टल पर और खबरों के सफरनामे के साथ एक मौका आपको इस बात के लिए अर्निंग भी करिए और अपने जिले से भी जुड़िए। मैं हूं के और आइए नजर डालते हैं अपना जिला टीम के साथ अब तक की हेडलाइंस पर। गुलमर्ग के पास क्लिनिक में लगी आग, बंद क्लिनिक से धुआं उठता देख पड़ोसियों ने दी सूचना, आग पर पाया काबू। जून 2025 तक 82 किलोमीटर के कॉरिडोर पर दौड़ सकती है नमो भारत ट्रेन। शताब्दी नगर से मोदीपुरम के बीच ट्रायल की तैयारियां अंतिम चरण में। गैंगस्टर राजकुमार उर्फ राजा हरियाणा में बुआ के घर से हुआ गिरफ्तार। 25,000 का इनामी गैंग बनाकर लूट की कई वारदातों को दे चुका था अंजाम। विवादों के बीच 19 और 21 अप्रैल को नगर निगम बोर्ड बैठक होने के आसार। पार्षद और सफाई कर्मचारी रणनीति बनाने में मशगूल। टकराव की स्थिति में स्थगित हो सकती है बैठक। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने अग्नि सुरक्षा संबंधित व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के दिए निर्देश। जिलाधिकारी ने कहा कर्मचारियों को अग्निशमन यंत्रों को चलाने की दी जाए ट्रेनिंग। टीपी नगर में 12 घंटे से अधिक चली ईडी की छापेमारी। लैपटॉप, महत्वपूर्ण कागज और पूछताछ के दौरान महत्वपूर्ण चीजों को लेकर आगे भी कार्रवाई जारी। ट्रांसपोर्टर निकला बड़ा शराब माफिया। पुष्पा फिल्म देखकर कर रहा था शराब की तस्करी। फरीदाबाद से खरीदकर बिहार करता था सप्लाई। नामी ब्रांड की 22 लाख से ज्यादा की शराब पुलिस ने की बरामद। बैसुमा के अमित हत्याकांड के आरोपी रविता और अमरदीप को स्पेशल एसीजीएम कोर्ट में पुलिस ने किया पेश। और सूरजकुंड डिपो पर गोलीकांड के बाद पार्षदों की धमकी पर महानगर अध्यक्ष और महापौर का अल्टीमेटम, कहा संगठन से ऊपर कोई नहीं। और अब खबरें विस्तार से। गुलमर्ग के पास कुंवर सर्जिकल क्लिनिक में आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। क्लिनिक के गेट से धुआं उठता देख पड़ोसियों ने मालिक और पुलिस को तुरंत सूचना दी। आग वेटिंग रूम में लगी है बताया जा रहा है, जिससे सारा फर्नीचर जलकर खाक हो गया। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर बामुश्किल काबू पाया गया। गुलमर्ग के पास डॉक्टर कुंवर अनीस का कुंवर सर्जिकल क्लिनिक है, जहां पर वो मरीजों को देखने के काम करते हैं। रात के वक्त क्लिनिक को बंद कर घर गए थे। सुबह आसपास के लोगों ने आग लगने की सूचना दी। क्लिनिक में आग की लपटें उठती हुई देख लोगों को महसूस हुआ कि अंदर आग लग चुकी है। तुरंत फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई। जब फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची तो पता चला फर्नीचर पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। और अब नगर निगम बोर्ड की बैठक को लेकर जितना उठापटक चल रही है उसके बारे में खबर बता रहे हैं। 19 और 21 अप्रैल को हो सकती है नगर निगम बोर्ड की बैठक और नगर निगम बोर्ड की बैठक को लेकर महापौर, नगरायुक्त और पार्षद और सफाई कर्मचारी सभी अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। बजट बोर्ड बैठक और बोर्ड बैठक, इन दोनों को लेकर इस बार हंगामे की स्थिति जरूर बनेगी, ऐसा खुफिया रिपोर्ट में भी बताया गया है। इसलिए एहतियात के तौर पर फूक फूक कर कदम उठा रहा है नगर निगम प्रशासन और महापौर के अंडर में उनकी कोर कमेटी, क्योंकि किसी तरीके के टकराव की स्थिति में पुलिस भी वहां पर होगी और साथ ही साथ इस टकराव की स्थिति को टालने के लिए पहले से ही एक ऐसा प्लान बनाया जा रहा है जिससे पार्षद और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के अलावा परमानेंट कर्मचारी आमने सामने ना आ जाएं। और ऐसे में ठीक नगर निगम बोर्ड के व्हाट्सएप ग्रुप पर एक ऐसी वीडियो वायरल हो गई है जिसके बाद नगर निगम की बोर्ड बैठक हंगामेदार होगी ही होगी, क्योंकि एक पार्षद ने दावा किया है इस वीडियो में कि किस तरीके से खेल किया जाता है आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के साथ और परमानेंट कर्मचारियों के साथ। लेकिन बोर्ड बैठक को लेकर सभी पक्ष अपने अपने हथियार तेज करने में जुट चुके हैं, क्योंकि जहां एक तरफ पार्षद कह रहे हैं कि विक्टोरिया पार्क में परेड कराई जाए आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की, और साथ ही साथ कह रहे हैं कि मुश्किल से परमानेंट कर्मचारी तो 300 ही हैं, बाकी के तो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की बात को उठाने का हक
किसी भी परमानेंट कर्मचारी को नहीं है। ये भी एक टकराव का मुद्दा है जो बोर्ड बैठक में उठेगा। वहीं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लेकर भी परेड कराने की जो बात आई है उसमें बीजेपी के महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी और महापौर मेरठ के प्रथम नागरिक ने साफ तौर पर कह दिया है कि पार्टी की गाइडलाइंस और नगर निगम की गाइडलाइंस से ऊपर उठकर जो भी अपना वक्तव्य देगा वो उसके लिए खुद जिम्मेदार होगा और पार्टी उन पर कार्रवाई कर सकती है। हमें सूत्रों से पता चला है कि अगर नगर निगम बोर्ड बैठक से पहले पार्षद और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के बीच में विवाद नहीं सुलझता है तो ये बोर्ड बैठक स्थगित भी की जा सकती है। विकास भवन सभागार में गुरुवार को जिलाधिकारी डॉक्टर वी.के. सिंह ने जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक ली और बैठक में विगत बैठकों में जो स्वास्थ्य कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की थी उनकी क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसके बारे में जिला अधिकारी ने तफसील से जाना और उसके बाद निर्देशित किया कि ये जो धीमी प्रगति वाली योजनाएं जिसमें अभी तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है उसमें दोबारा से काम किया जाए। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि सभी अस्पतालों में अग्निशमन के जितने भी उपकरण हैं उनकी टाइम टू टाइम चेकिंग होनी चाहिए। अग्निशमन सुरक्षा को लेकर कर्मचारियों को और दूसरे लोगों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि किस तरीके से आपातकालीन स्थिति में ये अग्निशमन के इंस्ट्रूमेंट वो लोग चलाएं। डीएम ने नालों की नियमित साफ सफाई, फॉगिंग, एंटी लार्वा दवा का छिड़काव कराने के भी निर्देश दिए हैं और उसकी रिपोर्ट बनाने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही जिलाधिकारी ने पोषण ट्रैकर स्कीम की भी समीक्षा की। उन्होंने समस्त सीडीपीओ को निर्देशित करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण समय समय पर रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने 82 किलोमीटर लंबे पूरे कॉरिडोर पर नमो भारत ट्रेन का संचालन शुरू करने के लिए जून 2025 तक का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है, जिसको लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। दिल्ली में सराय काले खां तक ट्रायल शुरू किया गया। अब एक सप्ताह में मेरठ के शताब्दी नगर स्टेशन से मोदीपुरम तक ट्रायल की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में मोदीपुरम तक एक तरफ ट्रैक पर ट्रेन का संचालन 30 जून से पहले होने की उम्मीद है। शताब्दी नगर से मोदीपुरम तक का एक तरफ का ट्रैक बिछाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। ओवरहेड इलेक्ट्रिकल लाइन के लिए ट्रैक की तरफ अधिकांश खंभे लगा दिए गए हैं और तार जोड़कर विद्युत परीक्षण किया जाएगा, विद्युत सप्लाई का परीक्षण किया जाएगा। स्टेशन पर 3 प्लेटफॉर्म हैं जिनमें से 2 पर नमो भारत ट्रेन उपलब्ध होगी जबकि एक प्लेटफॉर्म पर मेट्रो ट्रेन का संचालन किया जाएगा। लोगों की सहूलियत के लिए हाईवे पर सड़क के दोनों तरफ फुट ओवर ब्रिज भी बना दिए गए हैं। स्टेशन पर तकनीकी कैमरे भी लगभग तैयार हैं। 8 एक्सीलेटर हैं। मोदीपुरम स्टेशन के प्रवेश और निकास पर स्टील की रेलिंग लगाई जा चुकी है और ग्रेनाइट फिक्सिंग समेत दूसरे काम तेजी से किए जा रहे हैं। मेरठ पुलिस ने एक अच्छा काम किया है। शहर कोतवाली पुलिस ने फरार चल रहे गैंगस्टर 25,000 के इनामी राजा यानी कि राजकुमार को हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। मेरठ में गैंग बनाकर कई बड़ी वारदातों को अंजाम देने वाला राजकुमार उर्फ राजा अपने साथियों के साथ घटनाक्रम को अंजाम देकर गायब हो जाता था। इस गैंग के 2 साथी राहुल वैद और रोहित यादव पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। राजकुमार उर्फ राजा पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहा था। सर्विस लान से गैंगस्टर राजकुमार उर्फ राजा की लोकेशन हरियाणा के पूजा विहार इलाके में उसकी बुआ के यहाँ मिली तो शहर कोतवाली प्रभारी योगेंद्र कुमार और सर्विस लांस की टीम ने घेराबंदी कर उसे वहीं पर जाकर धर दबोचा। पूछताछ में उसने कई बड़ी जानकारियां पुलिस को उपलब्ध कराई हैं। इस गैंग का एक और साथी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बुधवार को लखनऊ में उन्नति फॉर्च्यून बिल्डर के यहां बड़े स्तर पर ईडी ने छापामारी करते हुए कंपनी के मालिक अनिल मिठास को गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद उनके द्वारा प्राप्त इनपुट के आधार पर थाना टीपी नगर के रघुकुल विहार के रहने वाले बिल्डर पंकज मित्तल और अनिल मिठास के रिश्तेदार के यहां पर ईडी ने पूरे गुरुवार के दिन छापेमारी की और सुबह 10:30 बजे से जो छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई थी वो करीब 12 घंटे तक चली, जिसमें ईडी ने बहुत सारे सबूत एकत्रित किए हैं। आपको बता दें ईडी के अधिकारियों ने घर को चारों तरफ से सील कर दिया और उसके बाद
थाना टीपी नगर पुलिस को इन्फॉर्म किया और बताया कि अंदर ईडी की छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। मेरठ के बिल्डर पंकज मित्तल के तार करोड़ों की ठगी के मामले में जुड़े हुए नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग और यूपी रेरा द्वारा परियोजनाओं में डी रजिस्ट्रेशन की जो कार्रवाई की गई है उसको लेकर यूपी प्रशासन काफी सख्त है और उसी की इनपुट पर ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने ये छापेमारी कर बहुत सारे प्रॉपर्टी के कागजात, लैपटॉप और महत्वपूर्ण कागज यहाँ पर अपने कब्जे में लिए हैं। कई कंप्यूटरों में जो डिस्क इस्तेमाल होती है उसको भी अपने कब्जे में लिया गया है। अभी तक ईडी की तरफ से कोई आधिकारिक इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन सूत्रों के अनुसार पंकज मित्तल उन्नति फॉर्च्यून बिल्डर्स के मालिक के पैसे को मेरठ की प्रॉपर्टी में लगाता था और उसके साथ मेरठ के कई नामी बिल्डर भी जुड़े हुए हैं जो उनको संरक्षण देते हैं और जो यहाँ राजनीतिक हलकों में अपना प्रभाव रखते हैं, जिनकी मर्जी से यहाँ पर किसी को टिकट नहीं मिलता, ऐसा ये लोग दावा करते हैं। चलिए आपको पुष्पा के देसी संस्करण से मिलाते हैं। वैसे तो ये ट्रांसपोर्टर खालिद था, लेकिन इसको शराब तस्कर के रूप में मेरठ के क्राइम विभाग ने एसटीएफ के साथ, स्वाट टीम के साथ, थाना परीक्षितगढ़ पुलिस के साथ गिरफ्तार किया है, क्योंकि शराब तस्कर ट्रांसपोर्टर खालिद फिल्म पुष्पा में गुर सीख कर पुलिस की आंखों में 3 से 4-5 बार धूल झोंक चुका था और पुलिस की जब किरकिरी हो रही थी तो पुलिस के एसपी क्राइम अविनाश कुमार ने यह टास्क अपने हाथ में लिया और पुलिस की सटीक कार्रवाई की वजह से ये जो शराब तस्कर खालिद है, जिसे पुष्पा बनने की धुन सवार थी, उसकी सारी योजनाएं फेल हो गई। एसपी क्राइम अविनाश कुमार के नेतृत्व में थाना परीक्षितगढ़ और स्वाट टीम ने ट्रांसपोर्टर से बने शराब माफिया खालिद को 22 लाख की शराब के साथ धर दबोचा। उसके खाते से 52 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन के भी सबूत मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यह शराब माफिया काफी समय से शराब की तस्करी मेरठ के रास्ते से कर रहा था। बड़ला पुल के पास से गिरफ्तार हुआ शराब तस्कर ट्रांसपोर्टर खालिद मूल रूप से बुलंदशहर का रहने वाला है, लेकिन इसके तार मेरठ के बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स और शराब माफिया से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। जो सिटी हलचल को इन्फॉर्मेशन मिली है, फरीदाबाद से नामी ब्रांड की शराब ये खरीदता था और पुष्पा फिल्म की तर्ज पर उसकी रीपैकिंग कर अपने कैंटर्स के जरिए अलग अलग रास्तों को बदलकर बिहार में शराब की तस्करी कर रहा था। और बिहार में चुनाव से पहले इसको एक बड़ा असाइनमेंट मिला था, जिसमें उसे शराब वहां पर सप्लाई करनी थी। एसपी क्राइम को मुखबिर से सूचना मिली तो परीक्षितगढ़ पुलिस के कुछ ईमानदार पुलिस कर्मियों के साथ और स्वाट टीम के साथ एसपी क्राइम ने जाल बिछाया तो बड़ला नहर पुल के पास कैंटर को रोका गया। शुरुआती जांच में कैंटर में कुछ नहीं मिला तो पुलिस के एंटीने खड़े हुए और उसके बाद जब खालिद के इस कैंटर की जांच पुलिस ने अपने ही ढंग से की तो रीपैकिंग हुई। करीब 22 लाख से ज्यादा की शराब पकड़ी गई और फिर उसी के मोबाइल से 52 लाख की ट्रांजैक्शन की रकम भी मिली। 22 लाख की शराब 200 पेटियों में इस तरीके से पैक करके रखी गई थी। यदि नॉर्मल तरीके से पैकिंग को चेक किया जाता तो कोई भी नहीं पकड़ सकता था, लेकिन एसपी क्राइम 2 बार इस चेकिंग को विफल होता देख तीसरी बार खुद मौके पर पहुंचे और इस बार वो गच्चा देने में कामयाब नहीं हो पाया, जिसे पुष्पा बनने की धुन थी, यानी कि शराब माफिया खालिद। कैंटर में रीपैकिंग कर तस्करी कर ले जाती हुई शराब किस किस को अमीर बना रही थी, पुलिस अब पता लगाने की कोशिश में जुट गई है। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इसकी ड्रेस बता रही है कि ये अमीर ज़्यादा शराब की तस्करी से करोड़ों रुपयों की चपत लगा रहा था उत्तर प्रदेश सरकार को। देखिए, हमें मुखबिर द्वारा कुछ सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग, एक गैंग है जो कि शराब की तस्करी कर रहा है, जो कि हरियाणा से लेता है और इसको दूर बिहार तक जो है से स्मगल करता है। इसके ऊपर हमारी टीम काम कर रही थी। कल दिनांक 16 तारीख को
हमें एक इनपुट मिला और उस इनपुट के सारे हम लोग ट्रैक डाउन कर रहे थे। तो एक व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया एक ट्रक के साथ, जिसमें हमको 200 पेटी शराब, जिसकी कीमत जो है करीब 22 लाख रुपए है, वो हमने बरामद की। पूछताछ में उस आदमी ने बताया कि वो फरीदाबाद से शराब उठाता है और ये इसको बिहार लेके जाता है। मेरठ से जब ये गुजरता है, इसके कुछ रिश्तेदार हैं जो मेरठ में ही रहते हैं, तो ये यहाँ के रूरल एरिया से भी वाकिफ़ है, इसलिए कई बार हाईवे से लेके जाता है और कई बार अतराड़ा के पास ये हाईवे से अलग हो जाता है और किठौर के रास्ते से और बड़ी नहर की तरफ से जो है हाईवे पर चढ़ता है। तो ये रास्ते बदल बदल के जाया करता था, इसलिए हम लोग को थोड़ा सा टाइम लगा इसको पकड़ने में। ये जो ट्रक है इसी के नाम से है, ये खुद ही ट्रक का मालिक भी है। पूछताछ में इसके बैंक अकाउंट की चेक किया गया है, तो उसमें काफ़ी करीब 52 लाख के रुपए करीब प्राप्त हुए हैं और इसके साथ 2 मोबाइल भी पकड़े गए हैं। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग हरियाणा से इस तरीके का काम कर रहे हैं और जहाँ पे ये बिहार में ले जाके कर रहे हैं, फॉरवर्ड चेन और जो बैकवर्ड चेन है उसको भी डेवलप करें। बहसुमा थाना क्षेत्र के रविता और अमित के 2 छोटे छोटे बच्चे बिलख रहे हैं। बड़े भाई के पास ये दोनों छोटे बच्चे पहुंच गए हैं। वासना की अंधी रविता ने अपने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और मां केवल यही समझती रही कि मेरे बेटे को सांप ने काटा है। वो तो अलग बात है, पोस्टमार्टम के बाद घर वालों की मदद से आरोपी रविता और उसके प्रेमी को पुलिस ने हिरासत में लेकर और एसओ बहसुमा की दूरदर्शी से इस रविता ने पूरी घटना का खुलासा कर दिया और पुलिस ने पर्दाफाश कर असली कातिलों को पकड़ लिया। एसओ इंदु वर्मा ने इन दोनों के साथ जब तफ्तीश की तो जो सनसनीखेज मामला सामने आया उससे हर कोई सकते में था। वैसे तो पुलिस ने दोनों को स्पेशल सीजेएम कोर्ट में पेश किया। कड़ी सुरक्षा के बीच रविता के चेहरे पर किसी तरीके का पश्चाताप नहीं नजर आ रहा था, उसकी चाल में कॉन्फिडेंस था। पुलिस ने जब कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों को कोर्ट में पेश किया तो चारों तरफ घेरा बना रखा था जिससे कोई भी इन दोनों पर हमला ना कर सके। फिलहाल अकबरपुर सादत गांव में मातम पसरा हुआ है। जो भी कोई इन दोनों बच्चों को देखता है वो सिर्फ सकते में आ जाता है कि वासना में अंधी हुई माँ ने न केवल एक माँ से उसका जवान बेटा छीन लिया बल्कि 2 बच्चों को अनाथ कर दिया। इन दोनों बच्चों की माँ हत्यारन माँ हत्या के आरोप में जेल में बंद है और पिता मौत की नींद में सो चुके हैं। अब ऐसे में इन दोनों बच्चों को, छोटे छोटे मासूम बच्चों को पालने की जिम्मेदारी अमित की माँ और भाई पर है। ये खबर हम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, बार बार बता रहे हैं। कल से ये खबर इसलिए चला रहे हैं क्योंकि किसी भी तरीके से नगर निगम के 2 महत्वपूर्ण घटक पार्षद और आउटसोर्सिंग कर्मचारी आमने सामने ना आए, क्योंकि इनके विवाद को लेकर बीजेपी महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी और महापौर हरिकांत अहलूवालिया खासे चिंतित हैं और उन्होंने अपने ही लहजे में चेतावनी जारी कर दी है। सख्त तेवर अपने दिखा दिए कि कोई भी पार्टी की गाइडलाइन से ऊपर नहीं है। बीजेपी महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी ने तो पार्षदों को इनडायरेक्टली चेतावनी दे डाली है कि कोई भी पार्षद अपने आप को संगठन से ऊपर ना माने। मंगलवार को उस वक्त उथल पुथल मच गई थी जब पार्षदों ने नगरायुक्त को एक ज्ञापन सौंपते हुए मांग की थी कि सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को विक्टोरिया पार्क में परेड कराई जाए और वह बोर्ड बैठक का बहिष्कार करेंगे और बोर्ड बैठक में इस तरीके के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लेकर जो एक सिंडिकेट चल रहा है उसके बारे में महापौर से सफाई मांगेंगे। वहीं इस पूरे मामले में चुप्पी साधने वाले मेयर हरिकांत अहलूवालिया ने स्टैंड लिया और उनका ये स्टैंड काबिले तारीफ है क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि बोर्ड बैठक किसी भी तरीके से हंगामेदार ना हो। उन्होंने सभी पार्षदों को अपने ही लहजे में कह दिया है, चेतावनी दे दी है कि अगर इस तरीके का एटीट्यूड रहा तो बोर्ड बैठक को स्थगित करने में उन्हें समय नहीं लगेगा। अब आपको बता दें सूरजकुंड डिपो का माहौल कैसा है। शुक्रवार को भी, गुरुवार को भी और शनिवार की सुबह को भी वहां पर युद्ध के बाद की शांति जैसा सन्नाटा था। वो पार्षद जो नगर निगम के कर्मचारियों के साथ बैठकर सफाई अभियान को आगे बढ़ाते थे, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के साथ मिलकर हंसी मजाक करते थे, सभी ने दूरी बना ली है। पार्षदों का अपना अलग कैंप है, नगर निगम कर्मचारियों का अपना अलग कैंप है, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का अपना अलग कैंप है और परमानेंट कर्मचारी अपने
अलग ही मूड में हैं। हाँ, सुपरवाइजर चुपचाप इस पूरी कंडीशन को देख रहे हैं। अट्रेना पुल से गंगनहर में डूबे झिटकरी के 19 वर्षीय संदीप के मामले में संदीप गोस्वामी के मामले में नया मोड़ आ गया है। संदीप गोस्वामी के पिता राजेंद्र गिरी ने थाने में एक तहरीर देकर अपने पुत्र की हत्या की आशंका जताई है। पीड़ित परिजनों ने पुलिस को बताया कि बुधवार को 4 युवक उनके बेटे संदीप गोस्वामी को बुलाकर ले गए थे। परिजनों ने कुशावली के हर्ष, सौरभ, विक्रांत समेत छबड़िया के भी एक अज्ञात युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि उन्होंने संदीप गोस्वामी को कुशावली गाँव में अत्यधिक शराब पिलाई और उसके बाद अट्रेना गांव के निकट पुल पर ले जाकर साजिश के तहत उसे नहर में डुबो दिया। उन्होंने ये भी बताया कि घटना के बारे में फ़ोन पर जानकारी मिली थी और हर्ष कलेश के चलते नहर में कूदा था। उसे बचाने के प्रयास में कुशावली का ही विक्रांत और उनका बेटा संदीप गोस्वामी भी नहर में कूद पड़ा, लेकिन कुशावली के दोनों युवक बच गए और उनका बेटा संदीप गोस्वामी नहर में डूब गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि जिस हर्ष के नहर में कूदने की बात कही जा रही है वो बहुत ही कुशल तैराक है और शातिर अपराधी भी है। आरोप लगाते हुए परिजनों ने पुलिस को एक शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है शव मिलने के बाद और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले में कुछ स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है। फिलहाल पुलिस पीएससी के गोताखोरों की मदद से नहर में डूबे संदीप गोस्वामी के शव की तलाश में जुटी हुई है। क्योंकि जो लड़का हर्ष है जो कुशावली का है वो पुल पे से कूदा, जो वहाँ और भी जनता बता रही, ठीक है जी। उसे बचाव में 2 लड़के कूदे, एक हमारा जो झिटकरी से है और दूसरा जो कूदा वो भी कुशावली से ही है। कुशावली के तो दोनों बच गए, पुल पे कूदने वाला भी और बचाव में कूदने वाला भी, और हमारा हमें कहीं नहीं मिल रहा। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला ने सत्र 2025-26 में प्रवेश को लेकर प्रवेश समिति की बैठक में शैक्षणिक सत्र में प्रवेश प्रक्रिया की रूपरेखा और दिशा निर्देशों पर चर्चा की। कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला ने निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार इस बार समर्थ पोर्टल के माध्यम से विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया संचालित करने के प्रति बहुत ही गंभीर है और समस्त प्रवेश एकीकृत और पारदर्शी प्रणाली के तहत संचालित होंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। छात्रों को सरल, निष्पक्ष प्रवेश प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए वो प्रतिबद्ध है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के अटल सभागार में उत्तर प्रदेश सरकार की योजना स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना के तहत टैबलेट वितरण किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी और कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और 6 विभागों के छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरित किए। इस अवसर पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी और प्रोफेसर संगीता शुक्ला ने छात्र छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य की कामना को लेकर आशीर्वाद दिया और कहा है कि इस टैबलेट का सही इस्तेमाल किया जाए और टेक्नोलॉजी जितनी आपके लिए उपयोगी है उतनी घातक भी है। विभागाध्यक्ष और यहाँ उपस्थित सभी छात्र छात्राएं, पहले तो मैं इस धन्यवाद की कड़ी में जो दीपक कुमार अपना टैबलेट दिखाओ, अपना टैबलेट दिखाओ, अपना टैबलेट। हाँ, यस। ये फर्स्ट ईयर में देने चाहिए, लास्ट ईयर में नहीं देने चाहिए, लेकिन मिल रहा है। आप लोग इसका उपयोग करिए अपने कैरियर को बनाने। माननीय कुलपति जी, भारतीय किसान यूनियन संघर्ष राजनीतिक के बैनर तले भारतीय किसान यूनियन के बहुत सारे कार्यकर्ता जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने अवैध खनन को लेकर एक शिकायती पत्र सौंपा। भारतीय किसान यूनियन संघर्ष राजनीतिक के बैनर तले बताया गया कि मुंडाली थाना क्षेत्र के बड़ला गांव में खनन माफिया लगातार मिट्टी का अवैध खनन कर रहे हैं, जिसके चलते किसानों के खेत गड्ढों में चले गए हैं। 6 से 7 मीटर मिट्टी का खनन बिना किसी परमिशन के धड़ल्ले से हो रहा है, जिसकी कई बार शिकायतें भी की जा चुकी हैं, लेकिन खनन माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। परमिशन डीएम साहब के यहाँ डली हुई है। लगभग 7-8 तारीख में कुछ किसान भाइयों ने हमारे संगठन के लोगों को सूचना दी कि अवैध खनन उनके खेतों के बराबर में किया जा रहा है और उनके खेत भी उससे प्रभावित हो रहे हैं। किसान हमारे संगठन के लोग मौके पर वहां पहुंचने के बाद देखा तो लगभग 6-7 मीटर का वहां पर खनन कर दिया गया है। बड़े बड़े गड्ढे, हजारों डंपर वहां से मिट्टी उठा दी गई, जिसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दी गई। अधिकारी इससे पल्ला झाड़ते नजर आए, जिसके बाद 10 तारीख को हमारे युवा जिलाध्यक्ष शुभम त्यागी ने वहां धरना शुरू किया। लगभग 4-5 दिन धरना चला। उसके बाद भी फिर मैंने स्वयं CUG नंबरों पर सबको सूचना दी, तब जाकर बड़ी मुश्किल से नायब तहसीलदार पहुंचे और 14 डंपर
एक पोकलैंड मशीन और जेसीबी मशीन वहां सीज की। सवाल इस बात का है कि इतना बड़ा खनन, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री खनन माफियाओं की कमर तोड़ने की बात करते हैं, तो किस अधिकारी के संरक्षण में ये खनन चल रहा था? कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष गौरव भाटी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन करते हुए जिला अधिकारी कार्यालय पर पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसके माध्यम से उन्होंने मांग की है कि गांधी परिवार पर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ये सत्तारूढ़ पार्टी कार्रवाई कर रही है और इस पर उचित हस्तक्षेप कर कार्रवाई की जाए। ईडी द्वारा असंवैधानिक तरीके से नेशनल हेराल्ड, जो कि देश की आज़ादी की लड़ाई का पहला प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था, उसकी संपत्ति सीज करने के साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और गांधी परिवार को परेशान करने की ये साजिश है। जो ईडी की कार्रवाई माननीय हमारे नेता राहुल गांधी जी के खिलाफ ये सरकार कर रही है, जो अखबार है, जो आज़ादी से भी पुराना अखबार है, उसकी प्रॉपर्टी सीज कर रही है, उसको लेकर हमने एक ज्ञापन दिया है। मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ माननीय मोदी जी को और इस भाजपा की सरकार को कि जितना दिमाग जो है आप चार्जशीट लगाने में और जो है नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी को सीज करने में लगा रहे हो, अगर इतना दिमाग आप रोजगार देने में, महंगाई कम करने में लगाए तो जो है इस देश का विकास होगा। अपना जिला एक ऐसा न्यूज पोर्टल जो आपको कमाई के साथ साथ आपको जोड़ता है अपने जिले की हर छोटी बड़ी गतिविधि से। अपना जिला की टीम आपको मिलेगी हर जिले में ये बताने के लिए कि इस जिले की धरोहर कैसी है, इस जिले में क्या क्या सुविधाएं और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बल पर आपका जिला कैसे योगी शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। तो अपना जिला के इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल अभी इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होती है। अपना ध्यान रखिएगा। अपना जिला की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।